Good morning, everyone. Today we will discuss chapter 8. It's exercise and solution of the given questions. हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था. सेल ऑर्गेनल्स जितने भी थे, सेल का स्टडी जो भी था, वो हमने सब कुछ कंप्लीट. आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि क्या एक्सरसाइज है, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए और आप अपने हिसाब से मुझे उनके आंसर्स बताएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कहता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है. ऑप्शन ए कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की डिस्कवरी की थी. बी कह रहा है शिल्डन एंड स्वेन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी. इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी. और वर्चोव एक्सप्लेन सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और डी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल. मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो कंप्लीट लाइफ एक्टिविटी है वो उसकी एक सिंगल सेल में होती है. तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है. वर्चोव का जो एक्सप्लेनेशन है यूनिसेल्युलर ई सेल्युलर वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. बट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की डिस्कवरी नहीं की थी. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. तो इसका आंसर क्या हुआ? ए. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 सेज न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम. नई सेल्स किन से बनती है? न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम अ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बी रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, सी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और डी एबायोटिक मटीरियल्स. किन से बनती है? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनती है? जी नहीं. किन से बनती है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो इसने वर्चोव ने कहा. क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है. कॉलम ए के अंदर फर्स्ट लिखा हुआ है क्रिस्टी. क्रिस्टी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है. तो इसके अंदर हम लिखेंगे इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. वी है आपके पास सिस्टर्नी. सिस्टर्नी किसका स्ट्रक्चर होता है? सिस्टर्नी स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का. तो ये क्या है? सिस्टर्नी डिस्क शेप्ड स्पेसेस इन गोल्जी apparatus. Disc shaped structure in Golgi apparatus. C है थाइलेकॉइड्स. थाइलेकॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड के अंदर. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा. फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा.
4 वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट आपको कह रहा है ए, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। बिल्कुल सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। बी, both animal and plant cells have a well defined cell wall. No, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। सी, इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है। और डी कह रहा है सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटीरियल्स, डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटीरियल्स। तो करेक्ट कौन सा है, सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे हम ए को करेक्ट नहीं बोलेंगे, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मीजोसोम इन द प्रोकैरियोट। मीजोसोम्स क्या होते हैं, तो मीजोसोम्स क्या है, दे आर एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर ही होते हैं जो बनते किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। और इनको हम सेप्टल मीजोसोम्स भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन वगैरह इन सब में हेल्प करते हैं। तो मीजोसोम्स क्या है, बेसिकली आप देखेंगे जैसे ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये बैक्टीरिया है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके इन्वॉल्यूशन से ये इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, स्मॉल सेल ऑर्गेनल बन जाते हैं, इन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, अदर एंजाइम फॉर्मेशन वगैरह इन सब में ये हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, एंजाइम फॉर्मेशन हुआ है तो डेफिनेटली सिक्रीशन भी होगा तो उसके अंदर भी हेल्प करेंगे। तो ये इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है, मीजोसोम्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ डू न्यूट्रल solutes move across the plasma membrane. Can the polar molecule also move across it in the same way? If not, then how are these transported across the membrane? तो देखो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पहला तो इसने कंडीशन क्या दी है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये मूव कर दिया, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो क्या पोलर, पोलर का मतलब हुआ ये आयंस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, क्या ये भी इस तरीके से मूव करेंगे? बिल्कुल, इनके पास क्या होते हैं, पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जो अगर एक ए प्लस जा रहा है तो उधर से एक कोई पॉजिटिव आयन वापस बाहर आएगा। या तो ये पहली कंडीशन क्या है, थ्रू सम चैनल्स, थ्रू सम प्लाज्मा मेम्ब्रेनल प्रोटीन्स। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ है तो एटीपी से इसको अंदर की तरफ एनर्जी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। पैसिव हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और पोलर हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही मूव करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, name 2 cell organelles that are double membrane bounded. What are the characteristics of 2 organelles? State their functions and draw label diagram of both. दो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर बताना है आपको। पहला हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे, दूसरा हम क्लोरोप्लास्ट ले लेंगे। इनका स्ट्रक्चर तो
दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन्स के फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड्स हो गए इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्रिस्टी बन गई, यहाँ पे ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, ये पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस हो गया इसका। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये थाइलेकॉइड्स हो गए, ग्रेनम बन गया, ये स्ट्रोमल लैमिला हो गई, है ना। और इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके ऊपर क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया और इसको हमें इसी तरीके से डिफाइन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए मैंने आपको साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 says what are the characteristics of prokaryotic cell? एक प्रोकैरियोटिक सेल को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन न्यूक्लियस, जो सबसे पुराना न्यूक्लियस है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अब इसमें क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर जिनको कहते हैं। साइज बहुत ही कम होती है इनकी, है ना, 0.1 माइक्रोन मीटर से स्टार्ट होती है, लगभग 5 माइक्रोन मीटर तक चलती है। तीसरा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड से ही अटैच रहते हैं वो मीजोसोम्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट होता है, बट हम केसेस में बताते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर कंडक्शन ट्यूब फॉर्मेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो इतना डिटेल में स्टडी। क्रोमोसोम नंबर जरूर वो 1 होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, और एक पूरा बैक्टीरिया को आप बना के उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 says multicellular organisms have division of labor. Multicellular organisms have division of labor because इसके अंदर क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। ये सेल है पर्टिकुलर, हम अभी सिंपलेस्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन करेगी, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, वॉटएवर जो भी सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है, ये डाइजेशन करेगी और सबको ट्रांसपोर्ट कर देगी। जैसे ट्रीज की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको क्लियरली लेबर ऑफ डिवीजन नज़र आता है, हमारे अंदर बात करते हैं तो क्लियरली लेबर ऑफ डिवीजन नज़र आता है। तो इस तरीके से लेबर ऑफ डिवीजन जो है प्रेजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसका डिस्कशन। तो इसको तो आप बता ही सकते हो। सेल लाइफ की किस तरीके से बेसिक यूनिट है, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। बेसिकली आपको क्या है, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना और उसी की वजह से पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? तो आप देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये जो पोर्स प्रेजेंट है इन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स। क्या करते हैं ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से
साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, both lysosomes and vacuoles are endomembranous structure but they are different। क्यों डिफरेंट है? तो देखिए, लाइसोसोम और वैक्यूल। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, बट ये आपको मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलेगा और ये मोस्टली आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा। बेसिक डिफरेंस क्या है? इसके अंदर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी तरीके के एंजाइम को, पिगमेंट को, एयर को स्टोर करके रख सकती है और ये फिक्स है प्लांट सेल के लिए। और ये क्या करते हैं? ऑटोफेगस नेचर के होते हैं। वैक्यूल ऐसी नहीं होती है। वैक्यूल ऑटोफेगस नहीं होती है, वो स्टोर ऑर्गन के फॉर्म में वर्क करेगी, बट इनका तो काम डाइजेशन करना ही है। दैट्स वाई इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, describe the structure of following with the help of label diagram, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस का डायग्राम, ये डबल मेम्ब्रेन्स हो गई इसकी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर पोर हो गए, है ना। ये रे न्यूक्लियर पोर, ये रे न्यूक्लियर पोर, ये बीच में पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, जेनेटिक मटेरियल्स हो गए, या फिर आप क्रोमोसोम बना सकते हैं। बट क्रोमोसोम इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते। और अटैच्ड क्या रहती है? ER अटैच्ड रहती है, ये ER आपको ER अटैच करके बता दी। ठीक है, ये ER का अटैचमेंट। सो दिस इज द न्यूक्लियस। दूसरा हमें सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बताना है। तो ये पर्टिकुलर किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? आपके एनिमल सेल के अंदर, जिसके अंदर 2 सेंट्रल्स प्रेजेंट होती है 90 डिग्री पे। और अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कार्टवील स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हेड और टेल से अटैच रहते हैं। ठीक है। और इस सेंटर के अंदर हम ये स्ट्रक्चर होता है इसका सेंट्रोसोम। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्राइमर्स प्रेजेंट होते हैं इसके। Then next question number 14 says, what is centromere? How does the position of centromere form the basic classification of chromosome? Support your answer with a suitable diagram, and this is the last question. तो आपको इसके अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताना है कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर की बेसिस पे क्या होता है। तो ये क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है ना। सेंट्रोमियर के साइड में, जैसे ये सेंट्रोमियर है ना, तो इसके साइड में प्रोटीन प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, और यहीं से आगे क्या होती है? स्पिंडल रेस अटैच्ड होती है काइनेटोकोर से। अब इनकी पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखना है। तो ये तो हो गया मेटासेंट्रिक
सेंटर के अंदर है तो, और वी शेप दिखाएगा, सब मेटासेंट्रिक। इसके अंदर क्रोमोसोम की आर्म्स जो है वो इक्वल नहीं है, एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी। दिस इज द सब मेटासेंट्रिक। एल शेप शो करता है। फिर है आपके एक्रोसेंट्रिक, ये जस्ट टेलोमियर के नीचे, दिस इज द एक्रोसेंट्रिक, और ये जे शेप शो करेगा मेटाफेज में। और लास्ट होता है टेलोसेंट्रिक, एकदम टेलोमियर पे। और ये आई शेप को शो करता है। सेल डिवीजन मेटाफेज की स्टेजेस में हम ये डिफरेंट शेप्स जो है इनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने स्टडी कर लिया है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? ओके, चलो बाय बाय।